सो वी आर लाइव अगेन। आज एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म से टैक्सपर्ट ऑनलाइन का 4th सेशन लेके हम हाजिर हैं। हमें जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आज मिलने वाली मालूमात से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वी नीड मोर पीपल वॉचिंग अस। जल्दी जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से बताता चलूँ, टैक्सपर्ट ऑनलाइन का 4th सेशन लेके हम आज फिर हाजिर हुए हैं और आज के सेशन में आपको भरपूर मालूमात मिलेगी टैक्सेशन से रिलेटेड। और आज का टॉपिक भी आपको सेशन के स्टार्ट में ही बता दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए और आज मिलने वाली मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाइए। एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म से हम फिर लाइव हैं आज टैक्सपर्ट ऑनलाइन का 4th सेशन लेकर। आज के सेशन में भी आपको हम स्पेशल मालूमात फराहम करेंगे जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होगी और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपके सवालात लेंगे और उनके जवाबात देंगे। तो जल्दी जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए और आज के सेशन से फ़ायदा उठाइए। एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म से टैक्सपर्ट ऑनलाइन का 4th सेशन लेकर हम आज फिर हाजिर हुए हैं। हमें जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और आज मिलने वाली इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाइए। हमें लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है और जैसे ही नंबर एक सिग्निफिकेंट हो जाता है तो हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमें जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और इस सेशन में मिलने वाली मालूमात से फ़ायदा उठाइए। जी बिल्कुल, हमें और लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चाहिए इस वक्त। हमें जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। ये सेशन कुछ ही देर का होता है लेकिन मालूमात बहुत ज़्यादा होती है। इसे मिस ना कीजिए, जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम इस सेशन का बाकायदा आगाज़ कर सकें। आज भी हमारे साथ एक लर्नड मेहमान मौजूद हैं। उनके साथ डिस्कशंस करेंगे, आपके सवालात लेंगे और उनके जवाबात आपको देंगे। हमें जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और इस सेशन से फिर कहूँगा फ़ायदा उठाइए। तो जी अब करते हैं एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म से टैक्सपर्ट ऑनलाइन के 4th सेशन का बाकायदा आगाज़। वेलकम करता हूं आपको। मैं हूं बाबर यूनुस और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, लेकिन साथ ही वो एक लीडिंग कमर्शियल बैंक में काम कर रही हैं। एक बहुत ही लर्नड पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस समीरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और इस सेशन का एक ख़ास गेस्ट बन चुकी हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, इट्स बिन एन ऑनर और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के एंड आई एम श्योर मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊँगी अपनी। बिल्कुल, आप जैसे लर्नड लोग जो होते हैं, जो सीट पर बैठते हैं, हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। हमारी ही ऑडियंस हमें वो सवालात भेजती है कमेंट्स के ज़रिए और उन सवालात के जवाबात उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो टैक्सेस में कैसे प्रोसीड करें। सो आज का टॉपिक जैसे समीरा आपको पता ही है, हम अपनी ऑडियंस को बता देते हैं। इट्स अबाउट कैपिटल गेन्स एंड रेंट इनकम, यानी प्रॉपर्टी पर होने वाली गेन्स और रेंटल इनकम से क्या मुराद है। हम ये कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कुछ सवालात तो मेरे ही पास मौजूद हैं जो मैं आपसे करूंगा और उनके जवाबात आप देंगी तो ऑटोमेटिकली लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सवालात हमें कमेंट्स के ज़रिए मिलेंगे और वो आपसे किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो समीरा ये बता दीजिए कि हम कैसे कैपिटल गेन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बिल्कुल, इस बात से शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाऊंगी और मैं जस्ट टू लाइक कि हमारे व्यूअर्स को और लोगों को जो हम तक जो देख रहे हैं उनको एक थोड़ा आइडिया हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या क्या स्ट्रीम्स बेसिकली उन्होंने बनाई हुई है, जस्ट टू मेक श्योर कि कौन सी इनकम कहाँ क्लासीफाई होती है। करेक्ट। तो क्योंकि इनकम से बहुत किस्म की होती है, जैसे अगर मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ब्रॉडली अगर बात करूँ तो वो 5 मेन स्ट्रीम्स में इनकम को क्लासीफाई करती है। एक तो होगी हमारी सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हम सैलरीड लोग हैं, जो हमें जो सैलरी मिलती है उस पर कैसे इनकम टैक्स का एक ट्रीटमेंट है, वो एक तरीका है। फिर एक होती है कि
انکم فرام بزنس کے جو ہمارے ساتھی جو بزنس میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ کیسے ٹیکسیبل ہے, وہ ایک پراپر الگ ٹریٹمنٹ ہے, وہ ایک الگ اسٹریم ہے انکم کی. پھر ہوتی ہے ایک انکم فرام ادر سورسز جو ڈفرینٹ ذریعوں سے آپ کو انکم کی جہاں سے ارننگز ہوں اور وہ ہو رہی ہو, اس کی ٹیکسیشن کا الگ طریقہ ہے. اس کے بعد ایک طریقہ ہے کیپٹل گینز, ایک انکم کیپٹل گینز کی جس طریقے سے آپ نے ابھی جس کا ہم نے ذکر کیا اور جو ہم آگے بھی اس کے بارے میں بات کریں گے, وچ از کیپٹل گین, جو کہ آپ گینز یعنی آپ کسی کیپٹل ایسٹ یا کسی چیز پہ جو آپ کا ایسٹ ہے اس کو بیچنے پہ جو آپ کو منافع یا فائدہ آ رہا ہو اس کو کیسے ٹیکس کرتے ہیں وہ. اور ایک اور اسٹریم ہے انکم فرام پراپرٹی کے نام سے, وچ از مینلی کنسرن ود آر پراپرٹیز جو ہے اس کے اوپر جو انکم آ رہی ہے, رینٹل انکم آ رہی ہے, جو کہ رینٹل انکم جس کا میجر چنک ہوتی ہے, تو اس کو کیسے ٹیکسیشن ہونی ہے اس کے بارے میں, تو یہ بھی ایک اسٹریم ہے. سو ٹو اسٹارٹ ود کیپٹل گینز ایز یو آسکڈ, تو کیپٹل گین ایک ہمارا ایک اسٹریم ہے جس پہ جو بھی ہمارے پاس کوئی ایسٹس ہیں ہمارے پاس, اس کو بیچنے پہ جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ٹیکسیبل ہے, وہ بھی ہماری انکم پہ جو ہے ہم اس کے اوپر ٹیکس چارج ہوتا ہے. اور وہ کیا طریقہ ہے یہ ہم آپ کو آگے بتاؤں گی میں. لیکن جیسے کیپٹل گین فار انسٹنس آپ نے کوئی ایک چیز تھی جو 100 روپے کی خریدی, کوئی ایسٹ تھا آپ نے کیپٹل ایسٹ, جب آپ نے 100 روپے کا خریدا, اس کے 3 سال 4 سال کے بعد وہ 300 روپے کا ہو جاتا ہے, تو جو 200 روپے کا فائدہ ہوا آپ کو وہ ٹیکسیبل ہوتا ہے, which is that actually وہ 200 روپیہ is your capital gain and that has to be taxed as per income tax ordinance. اور اس کی ٹیکس کے ٹریٹمنٹ کے طریقے ہیں کہ کتنے, بیسکلی اس کو ایک انہوں نے ہولڈنگ پیریڈ سے لنک کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسٹ جو آپ نے خریدا تھا اور اس کو آپ نے سرٹن پیریڈ کے لیے اپنے پاس ہولڈ کیا ہوا ہے, تو وہ انہوں نے بیسکلی بریکٹس بنائے کہ اگر 1 سال کے لیے ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس پہ کتنا ٹیکس ہوگا, 1 سال سے کم میں آپ نے فوراً لیا, فوراً بھیج دیا, تو اس گین کا کیا ٹیکس ہے. تو اس طریقے کا پورا ٹریٹمنٹ ہے انڈر ٹیکس آرڈیننس کہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ. سو بیسکلی ایک لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از دا ڈفرینس آف دی اماؤنٹ جو آپ نے اپنا کیپٹل پرچیز کیا تھا, ایسٹ پرچیز کیا تھا, اور بائی دا ٹائم آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو جو ڈفرینس پیدا ہو گیا ہے وہ آپ کا پروفٹ ہے, اینڈ دیٹ از کیپٹل گین, رائٹ؟ کریکٹ. اسی طرح ہم کیپٹل ایسٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ ذرا کلیئر کر دیجیے. سو وی پروسیڈ ون بائی ون, ہم ہر چیز کو کور کرتے ہیں. کیپٹل ایسٹس کی بھی ایک طریقہ ہے, خاص طریقہ, جس کے تھرو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کا کیپٹل ایسٹ ہے کہ نہیں ہے. کیپٹل ایسٹ ہر وہ پراپرٹی ہے جو آپ کے پاس ہے, لیکن اس میں سے کچھ چیزیں آپ ہٹا دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے را مٹیریل ہے یا فنش پروڈکٹس ہیں, جو بھی چیزیں وہ کیپٹل ایسٹس کا پارٹ نہیں بنتی. اس کے علاوہ کوئی موویبل پراپرٹیز ہیں یا آپ کی ڈیپریشیبل ایسٹس ہے, کوئی آپ کے بزنس میں مشینری, جیسے فار انسٹنس یہ آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کو یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ اس کی ڈیپریسیشن چارج ہوتی ہے, تو یہ بھی کیپٹل ایسٹ کا پارٹ نہیں بنے گی بیکاز اٹس پارٹ آف یور بزنس کی اسٹریم اور ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, تو دس وونٹ بی کاؤنٹ ایز اے کیپٹل. تو جس کی بھی ویلیو اپریشیٹ ہوتی ہے ہم اسے کیپٹل ایسٹ. ہر قسم کا ایسٹ ویدر اٹس موویبل اور اموویبل وہ آپ کا ہے, لیکن اس میں سے کچھ ایکسیپشنز نکال دی کہ جو بزنس کے لیے آپ کی روزمرہ کو بزنس چلانے میں کام آ رہے ہیں, وہ چیز وونٹ بی کاؤنٹ ایز اے کیپٹل ایسٹ, وہ پھر آپ اس کو نہیں کرتے, یہ ایک ایکسیپشن. تو ٹھیک ہے, کیپٹل گین اور ایسٹس کی تو ہم نے انفارمیشن لے ہی لی ہے آپ سے. مجھے یہ بتائیے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق کیپٹل گینز پر ٹیکسیشن کیسے اپلیکیبل ہوتی ہے؟ دیکھیے بالکل انکم ٹیکس آرڈیننس میں نا بہت ہی چیزیں اسٹرکچرڈ طریقے سے ہمیں بتائی ہوئی ہیں, وچ از ویری ایزی فار اے کامن پرسن ٹو انڈرسٹینڈ کہ they have actually linked your capital asset, your capital gains with the holding period that you hold a certain asset for a certain period of time. Like جیسے اگر آپ نے, میں نے کل ایک کوئی ایسٹ خریدا تھا, کوئی پراپرٹی خریدی تھی, فار انسٹنس جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں اس کی ویلیو 100 روپے رکھتی, ویسے تو 100 روپے میں آج کچھ بھی نہیں ملتا, لیکن جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ایک 100 روپے کی ایک ویلیو میں نے خریدی, اس کو میں نے 1 سال کے اندر رکھا, 1 سال تک کے لیے ہولڈ کیا, اور میں نے اس کے بعد جو بیچا تو مجھے اس کی پوری جتنا گین ہوا اس کا 75% آف دیٹ گین از ٹیکسیبل ٹو می. اوکے صحیح. اگر میں نے اس کو خریدتے ہی فوراً بیچے تو وہ جتنا بھی گین ہوا, اگر 100 روپے کی چیز خریدی اور 300 روپے کی بیچ دی, تو جو میرا 200 روپے کا گین تھا, جیسے ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا, وہ اگر میں 1 سال کے جیسے میں نے 1 سال کے اندر بیچ دیتی ہوں تو پورا گین میرا ٹیکسیبل ہے. یعنی جو ایک شرح ڈیفائن کی ہوئی ہے ود ان انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو ٹیکس کیپٹل گینز,
वो पूरे 100% गेन पे एप्लीकेबल है within 1 year. within 1 year. Okay. But if you hold it for a certain longer period like 1 to 2 years, तो फिर वो जो amount है वो कम हो जाती है and 75% of that gain would be chargeable to tax. Okay. तो इस जैसे अगर 200 रुपये मेरा गेन था तो उसका 75% would be 150, वो chargeable to tax होगा Correct. इस तरीके से. फिर अगर और आपने होल्ड किया for 2 to 3 years तो it will reduce to 50%, यानी आधी अमाउंट मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आधी अमाउंट पे टैक्स लगेगा. सर इसको और ग्रेजुएट करते हैं 3 से 4 साल के लिए अगर रखा तो फिर वो 25% पे चली जाएगी. So you know slabs reduce होते जा रहे हैं बिकॉज और फिर 4 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो योर कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट. So this further clarifies कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेकर इंस्टेंटली सेल कर देता है तो उसका मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है एंड ही इज अर्निंग फ्रॉम दैट. एग्जैक्टली. ये बेसिकली बिल्कुल आपने सही, बिकॉज क्योंकि अगर उसकी बाइंग या सेलिंग इफ इट्स हिज सोर्स ऑफ इनकम है तो अगर उसका बिजनेस है तो दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन. ये उधर ही जाए. बट अगर किसी ने वर्क अराउंड निकाला हुआ है टू गो दैट वे तो दैट्स हाउ कि अगर कोई रोज बाइंग सेलिंग कर रहा है तो दैट अमाउंट इज टैक्सेबल 100%. लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजंस की वजह से कोई होल्ड करके फिर बेचना चाह रहा है, किसी ज़रूरत होगी तो वो गेन है. इट डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड आपके किस तरीके से होता है, रिड्यूस होता जाता है. फिर आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने परसेंटेज क्या अमाउंट होती है, किस हिसाब से टैक्स लगता है. अभी तो हमने सिर्फ गेन की अमाउंट कैलकुलेट और कितनी अमाउंट टैक्सेबल है. फिर देयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देयर कंप्लीट टैक्स स्लैब इसमें रेट्स डिफाइन किए हुए कि कितना गेन होगा तो कितना रेट लगेगा. इस तरीके से करके फर्दर डेलिब्रेशन. तो कुछ बताइए कि फिर अगर लेट्स से इन नंबर ऑफ आई एम श्योर लोग जो देख रहे हैं उनमें ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते होंगे जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लेट्स फॉरगेट अबाउट इनकम, वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन गेन्स हैं मौजूद हैं, टैक्सेबल है उनका गेन. तो क्या वो रेट्स हैं, किस तरीके से? जस्ट टू गिव, मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट विल कॉम्प्लिकेट द करेक्ट ऑब्वियसली, लेकिन जस्ट टू गिव अ स्टार्टर कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी का आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और अगर वो 2-3 साल में 75 लाख की अगर आप बेच रहे हैं तो यू हैव लाइक इफ़ यू हैव अ गेन अप टू 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए तक का गेन हो जाता है. गेन की अमाउंट डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्टर्स कि 75% ले रहे हैं या 50% या 100%. तो अगर वो गेन की अमाउंट जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो 50 मिलियन कोई बहुत ज़्यादा किसी तो वी हैव सर्टेन पब्लिकेशंस जो टैक्स ऑर्डिनेंस प्रिंट करते हैं सो वन कैन इजीली गो एंड रेफर टू इट और वो अमेंड होते जाते हैं साल के उससे. तो फिर यू हैव दिस अमेंडमेंट आल्सो अवेलेबल, सो दैट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. समीरा, अभी हमने बात की कि कैपिटल गेन्स की हम बात कर रहे थे. ये सवाल मैंने आपसे किया था कि हो सकता है पर्पस ही किसी का ये हो कि वो इन्वेस्ट करता हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर गेन लेता हो. व्हाट इफ समबडी हैज़ अ प्रॉपर्टी व्हिच इज़ आइदर इनहेरिटेड या गिफ्ट कर दी गई है उनको, तो उसके ऊपर टैक्सेशन का क्या ट्रीटमेंट है, हाउ डू वी गो अबाउट इट? बिल्कुल, देखिए ये तो बल्कि वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन इट इज़. और हम जैसे जानते हैं आज के दौर में यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप या तो इनहेरिट कर रहे होते हैं या फिर आपको किसी गिफ्ट तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट टाइम्स गिफ्ट भी होते हैं. गिफ्ट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड सिनेरियो बट जो ज़्यादा हम जनरल कॉमन पीपल से रेलेवेंट है वो इट इज इनहेरिटेंस. तो वो इनकम को वो प्रॉपर्टी को भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है. एंड इफ़ यू आर एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस आप इसको वो टैक्सेबल नहीं होती. जैसे फॉर इंस्टेंस कि अगर मेरे वालिद साहब ने या मेरे वालिद साहब ने मुझे एक प्रॉपर्टी दी और मैं क्योंकि मैं ब्लड रिलेशन है और उन्होंने मुझे इनहेरिट तो मैंने वो इनहेरिट की, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस. बट अगर वही प्रॉपर्टी को मैं साल 2 साल 3 साल के बाद जाके बेचती हूँ तो फिर वो मेरी कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन पे आ जाएगा एंड दैट वुड बी द गेन वुड बी टैक्सेबल एंड इट विल बी ट्रीटेड इन द सेम वे जो कि एक ओनर की प्रॉपर्टी पर होता है. लेकिन एक चीज़ ये है कि मुझे जो हम जैसे अगर फॉर इंस्टेंस जो हम 100 और 300 रुपये वाली बात कर रहे थे तो जो 100 रुपये की जो अमाउंट थी यानी जो मुझे कॉस्ट पड़ी वो दैट वुड वो उस वक्त की फेयर मार्केट. जैसे अगर मुझे वो प्रॉपर्टी 3 साल पहले मिली थी और उसकी फेयर वैल्यू थी समझे लाख रुपए थी तो मैं वो लाख रुपए को कंसिडर करूँगी एज माई कॉस्ट दैट आई इनकर्ड. और फिर उसके ऊपर और जब आज की फेयर वैल्यू है 5 लाख में बिकती है तो 4 लाख वुड बी माई गेन. एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड अगेन वो जो वो स्लैब पे टक 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 करके भाई 1 साल 2 साल 3 साल वो फिर उस पे अप्लाई करेंगे. करेक्ट, ठीक है. चलें जी, ये तो थी कैपिटल गेन्स के बारे में मालूमात. रेंट इनकम
आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर उनको रेंट मौसूल होता है या किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी से वो इनकम हासिल करते हैं, तो जिसे हम कॉमनली रेंट की सूरत में देख रहे होते हैं, तो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी से रेंट की सूरत में इनकम हासिल कर रहा है तो उस पर टैक्सेशन के एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही हमारी सोसाइटी या हमारी इकोनॉमी का बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, कॉमन है, लाइक या तो कोई दे रहा है या कोई ले रहा है, सो विच इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू द सर्कमस्टांसेस दैट करंटली वी आर लिविंग इन. तो रेंट एक्चुअली इट्स ब्रॉडर. अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएंगे तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला जो, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, द स्ट्रीम दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वुड बी कंसिडर्ड एज, वो ही उसी में आते हैं ये रेंट इनकम. बिल्कुल. तो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उसको आप बिल्डिंग, घर, कोई भी, अगर आपने उसको किराए पे दिया हुआ और आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो वाली जो इनकम है, वो जो किराए की आमदनी आप ले रहे हैं, वो भी टैक्सेबल होती है और उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है. उस पर कुछ हमें लेवरेजेस हैं, कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं, क्योंकि पूरी ऑब्वियसली अगर आप कोई भी घर अपना किराए पे या कोई मकान, कोई भी चीज़ किराए पे देते हो तो यू इनकर सर्टेन कॉस्ट, लाइक उसकी रिपेयर भी हो रही है, उसकी वो चीज़, तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने हमें रिलैक्सेशन दी हुई है टू अवेल दोज expenses that you've incurred as a deduction from your income. Okay. और आप उसमें से जो बच जाती है अमाउंट, उसको टैक्सेबल चार्ज करते हैं. ठीक है. तो इफ़ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट कि कितनी शरह या कितनी परसेंटेज हमें अलाउड है, सो इट्स लाइक इफ अंडर रिपेयर अलाउंसेस हमें 1/5 ऑफ द रेंट आप एग्जेम्प्ट है एज रिपेयरेबल अलाउंसेस. तो आप डिडक्ट कर सकते हैं कि अगर मेरा 10,000 महीने का किराया है तो उसमें से मैं 2,000 जो है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की, जो कि हर का लग ही रहा होता है, तो वो डिडक्ट कर सकते हैं और मैं बाकी 8,000 रुपये जो मेरे बचते हैं वो टैक्सेबल होंगे. उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो अलाउ की हुई हैं, जैसे अगर कोई मेरी कॉस्ट इनकर कर रही हूँ मैं टैक्स को रेंट को रिसीव करने के लिए, फॉर द रिकवरी कॉस्ट अगर मैं कोई मैंने बंदा बिठाया हुआ है जो कि कलेक्ट करता है, या वट एवर कोई मेरा सेटअप है, देख सकते मेरे 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, वो रेंट को कलेक्ट करने के लिए मेरी कोई कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो भी डिडक्ट हो जाती है. फिर इफ देयर इज एनी टैक्स या कोई और किस्म की पे कर रहे हों, द ओनर इज पेइंग सम टैक्स और एनी अदर थिंग टू द गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो अलाउएबल एज अ डिडक्शन. तो ये कुछ, देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इजीली अवेलेबल है. इट्स अ वेरी इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. इट्स नॉट दैट कि भाई कोई रॉकेट साइंस है और वो एक पढ़ने में ही टाइम लगे, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड इट्स एन यू नो इजी लैंग्वेज टू फॉर एवरीवन टू लाइक यू नो अंडरस्टैंड. तो वो देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि हम माइनस कर सकते हैं, अलाउएबल एक्सपेंसेस है. वो निकालने के बाद जो आपकी रेंट इनकम बच जाती है, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स. और उसका भी देयर इज अ कंप्लीट सिनेरियो, वो एक टैक्सेबल ग्रेड है कि भाई इस हिसाब से टैक्स रेट लगता है. अगर मैं प्रॉपर्टी की ही बात करूँ तो 3 लाख अभी जो नई रिवाइज है, बिकॉज इट हैज़ बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक यू नो पहले तो ये चार्जेबल भी नहीं होता था, फिर लेटर ऑन दे स्टार्टेड चार्जिंग इट, और फिर वो ग्रेड्स उन्होंने बना दी कि इतना टैक्स लगेगा. तो अगर मैं अभी रीसेंट बात करूँ तो इट्स लाइक 3 लाख, अगर आपकी सालाना किराए की आमदनी इस 3 लाख तक की है तो दैट इज एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं है. ओके. हाँ, तो अगर मेरे ख्याल से कितना 25,000, हाँ मेरे ख्याल से 25,000 महाना किराया वो क्यूमुलेट एज 300,000 पर एनम, तो दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज एग्जेम्प्ट, उसकी 0% है. उसके ऊपर अगर आप सैलरी इनकम जनरेट करें तो देन इट्स चार्जेबल 5% ऑफ द अमाउंट, यानी जो आपकी रेंट इनकम है उसका 5% इस टैक्स लगेगा उस पर. फिर इसी तरीके से वो अमाउंट भी बढ़ती चली जाती है तो वो टैक्स रेट भी बढ़ता चल जाता है. क्योंकि 15,000 है और 10% बढ़ जाता है, तो देयर इज अ कंप्लीट ग्रेड अगेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल, विच यू कैन लाइक यू नो जो भी जिसकी जितनी रेंट इनकम है उस हिसाब से वो उसको चार्ज करते हैं. तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? इज द पर्सन, क्या उसके लिए कोई शर्त है कि वो लेट्स से कोई इसके अलावा बिजनेस कर रहा हो, या वो कोई फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय है किसी जगह काम करता है लेकिन ही ओन्स अ प्रॉपर्टी, तो दे गोइंग टू बी द सेम स्लैब्स, सेम रेट्स फॉर एवरीवन? बिल्कुल. सिर्फ कंपनीज के लिए, लाइक यू नो अगर जैसे मैं एक नॉर्मल जैसे मैं फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे पास मैं नौकरी करती हूँ, मैं सर्टेन सैलरी ड्रॉ करती हूँ, तो वो वाली जो मेरी
आमदनी है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड पे जाएगी, और अगर साथ में मेरा एक छोटा कोई फ्लैट है, कोई that's going to be charged. that's going to be charged under इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर ये वाली चीज़ अप्लाई होगी, बाकी जो सैलरी है उसके ऊपर वो वाला ट्रीटमेंट होगा। Okay. बट वो दोनों मेरी इनकम सोर्स होंगी और दोनों ही टैक्सेबल हैं। Right. सिर्फ एक फ़र्क ये है कि क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स पेयर्स को कैटेगराइज किया हुआ है अंडर 3 स्ट्रीम्स, एक इंडिविजुअल है, फिर एक AOPs है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, जो कि आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं या इस तरीके की एसोसिएशन जो छोटी फर्म्स होती हैं वो, और फिर एक कंपनीज जो कॉर्पोरेट सेटअप्स होते हैं, लाइक यू नो कोई भी लिमिटेड कंपनी, वो उसको उन्होंने अलग से स्कूप आउट किया हुआ है। तो फॉर दिस रेंट इनकम कंपनीज को जो है दे आर चार्जेबल एट द रेट ऑफ 15% स्ट्रेट। Okay. कंपनी जितनी भी रेंट इनकम ड्राइव करेगी उसके ऊपर 15% चार्ज 15%. चार्ज करेगी, एंड इट्स अ स्लैब फ्लैट रेट, उसमें कोई नहीं, ना वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है समीरा, हमारे पास कुछ आई एम श्योर questions. मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर पा रही हैं। हमारे पास क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द कमेंट्स, तो वो मैं आपसे सवालात अर्ज़ करना चाहूँगा, उसके जवाबात जो लोग व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। मोहम्मद यूसुफ साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग। यूसुफ साहब, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ भी और मेरे पीछे भी, 30th September 2021 इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डेट। हम अपने पिछले तमाम सेशंस में इस बात को बड़ा हाईलाइट करते आए हैं कि इस दफ़ा कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आपको, जैसे कि पिछले सालों में होता रहा है। तो इस बार अगर आपने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने हैं तो 30 सितंबर से पहले पहले या 30 सितंबर तक जमा करा लीजिए, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। और ऑब्वियसली इम्प्लीकेशंस हैं, फाइन भी है, जुर्माना भी है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो ऐसी हैसल से और ऐसी तकालीफ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्सेस फाइल कीजिए। हसन कालाम इज आस्किंग, मेरी अम्मी के पास ज्वेलरी रखी हुई है 10 साल से, वो सेल करेंगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा? सॉरी बुरी खबर है, बट इट इज टैक्सेबल बिकॉज देयर इज सर्टेन, जैसे मैंने कैपिटल एसेट की एक डेफिनेशन बताई थी, तो वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हटा देता है, लेकिन जो ज्वेलरी हो गई, कोई पेंटिंग हो गई, कोई और किस्म के एंटीक है, कोई नायाब चीज़ है, we consider these things as कैपिटल एसेट्स, दे आर ऑल कैपिटल एसेट। कॉइन्स होते हैं, कोई स्टैम्पेज होते हैं जो बहुत रेयर कमोडिटीज़ हैं जो कि एंटीक कंसिडर की जाती हैं। इफ़ दे आर सेलेबल, तो इफ़ दे गेट सोल्ड आउट और फिर उस पर गेन हो रहा है तो दे आर ऑल टैक्सेबल, और वो गेन पे दे आर ऑल कम्स अंडर कैपिटल एसेट और वो टैक्सेबल। तो हसन, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सकलैन खान पूछते हैं, मेरे ग्रैंडफादर से मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी 15 साल पहले इनहेरिट की थी, प्लीज़ गाइड करें कि क्या वो ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो टैक्स लगेगा? 15 साल पहले ली थी, सिंस इट्स एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज वी से, तो ये बिल्कुल टैक्सेबल होती है। बट द गुड थिंग इज कि आपके इट्स बिन 15 ईयर्स, लाइक यू नो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, और वो हमारी जो ग्रिड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बताई गई है उससे बाहर हो जाती है। सो नाउ द लाइक जो हमने प्रोडक्ट लेते थे, जो हम गेन मल्टीप्लाई और जो एक फैक्टर लगाते थे, वो फैक्टर वुड बी ज़ीरो। तो अब वो अमाउंट जो है डज नॉट क्वालिफाई एज टैक्सेबल, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट निकलेगा वुड बी ज़ीरो, क्योंकि हम ज़ीरो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो इस तरीके से अगर हैड इट बिन लाइक यू नो लेस देन 15 ईयर्स और 4 ईयर्स टू 3 ईयर्स, देन इट वुड हैव बीन टैक्सेबल। करेक्ट। शुमैन पूछते हैं, मेरे भाई का एक कराची में फ्लैट है, मंथली 10,000 रेंट है, मुझे बताएं कि कितना टैक्स पे करना होगा? सिंस एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि 3 लाख रुपए से, और मैंने बताई भी थी कि महाना किस्त, सॉरी 25,000 महाना किराए की अमाउंट भी मैंने बताई थी कि 25,000 या 25,000 से कम है, दैट वुड नॉट बी टैक्सेबल। सो या सो इस पे टैक्स नहीं है। मुबारक हो। सैफुल्ला पूछते हैं, आपकी कंपनी का रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस क्या है, मुझे ज़रा गाइड करें, मैं भी रिटर्न फाइल करना चाहता हूं और अपने रेट्स भी बता दें। सैफुल्ला आपको बिल्कुल बताएंगे, कुछ देर बाद इसका जवाब मैं ही आपको दूंगा। जीशान शेख पूछते हैं, मैंने टैक्स रिटर्न कभी फाइल नहीं किया, लास्ट ईयर एक प्रॉपर्टी सेल की थी तो टैक्स लगा था, क्या मैं फाइलर बनूंगा तो ये टैक्स ना देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा?
دیکھیے یہی تو ایک لائک یو نو دیٹس کیچ وڈ ناٹ بی اے رائٹ ورڈ بٹ یو نو یہی طریقے ہیں جس سے انکریج کیا جا رہا ہے گورنمنٹ میں بیکاز کہ ساری ہماری سوسائٹی کو اکانومی کو کہ ہم سارے ٹیکس پیئر بنے سو دیر از اے ڈیلیبریٹ ڈفرنس بٹوین a filer and non-filer and the rates applicable to them. If you are a filer, if your name is appearing in an active taxpayer list تو آپ پہ کم شرح سے ٹیکس لگے گا ایز کمپیئر ٹو non-filers کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑتا ہے, اس کا ٹیکس ایڈجسٹ بھی نہیں ہوتا. دیٹس ون ٹائم اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو آپ کو آگے جا کے اس کا ٹیکس بینیفٹ بھی مل جاتا ہے, آپ ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں, آپ کلیم کرا سکتے ہیں. سو دیز آر دا بینیفٹس اویلیبل ٹو ٹیکس پیئر. تو بالکل آپ اگر ٹیکس پیئر بن جاتے ہیں اور اپنا ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر بن جائیں گے اور آپ پہ کم ریٹ سے ٹیکس لگے گا. تو ان کے کیس میں چونکہ انہوں نے لاسٹ ایئر ایک پراپرٹی سیل کی تھی, so he'll be able to get the benefit out of it. If he files the tax, this is the return کر دیتا ہے and he declares کہ وہ sell کرتے ہیں تو یہ obviously is a file. Correct. ٹھیک ہے جی, فی الحال ہمارے پاس یہی سوالات موجود ہیں. اور سوالات بھی آ سکتے ہیں لیکن آئی ایم شیور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اس سیٹ پر شاید کوئی اور موجود ہو, یا اگر ہم نے آپ کو دعوت دی تو آپ بھی it'll be our pleasure کہ آپ یہاں موجود ہوں. ٹھیک ہے جی, آج کے سیشن کا یہیں اختتام کرتے ہیں. سمیرہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں تھوڑا سا دے دیا اور ہماری آڈینسز کے جو کویشچنس ہیں ان کو آنسر کیا, جو کوئریز ہمارے پاس موجود تھی انہیں آنسر کیا. آئی ایم شیور آپ یہ بات سمجھ سکتی ہیں کہ ایسے سیشنز ہماری آڈینس کو کس طریقے سے انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسز کے معاملات کو تھوڑا سمجھیں اور اس کو تھوڑا سیریس لیں, بیکاز اٹس نو مور اے جوک. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ جی 30 سپٹمبر کے بعد ایکسٹینڈ کر کے ہم دسمبر تک پہنچا دیتے تھے اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ فائل نہیں کرتے تھے, بٹ دس ٹائم اٹس لائک اے رول کہ کرنا ہے 30 سپٹمبر تک. تو سیف اللہ صاحب تھے غالباً جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اپنی کمپنی کا طریقہ بتا دیں. تو جی ایکٹیو فائلر کے پلیٹ فارم پہ آپ یہ سیشن دیکھ رہے تھے تو یقیناً آپ کو تھوڑی بہت معلومات تو ہوگی. آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے تو جلد سے جلد بتائے ہوئے نمبر جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, اس پیج پر بھی موجود ہے, اس پہ کال کیجیے یا پھر سائن اپ کیجیے www.activefiler.com پر. وہاں جا کر اپنی چھوٹی سی انفارمیشن سبمٹ کیجیے اور انتظار کیجیے کہ ہمارے ٹیکسپرٹ آپ کو کال کریں اور آپ کے ٹیکسز فائل کر دیں. تو یہ بہت چھوٹا سا پروسیجر ہے, 3 اسٹیپس ہی ہیں, ان کو فالو کرنا ہے آپ نے اور جلد سے جلد ایکٹیو فائلر یا ایکٹیو پیئر لسٹ, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جانا ہے. تو آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں یعنی 5th سیشن آف ٹیکسپرٹ آن لائن کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.